मिट्टी में दबी कहानियां। अदिति ने लिफाफे को दोबारा देखा। किनारों से पीला पड़ चुका, भारी अक्षरों में लिखा पता, और भीतर की दो सूखी पंक्तियां, गायत्री देवी का देहांत हो गया है। आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। अपेक्षा, उस हवेली में जहां उसने बचपन की कुछ धुंधली यादों के सिवा कुछ नहीं पाया था, और जहां की अंतिम यात्रा में उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं गया था। शांतपुर, नाम जितना शांत था, गांव उतना ही खामोश। पुरानी हवेली, जिसे लोग गायत्री महल कहते थे, गांव के एक छोर पर खड़ी थी, जैसे समय की मार झेलती कोई वृद्ध रानी, अपनी टूटी हुई विरासत को थामे हुए। धूल की एक मोटी परत हर उस चीज पर बिछी थी जिसे कभी किसी हाथ ने छुआ होगा। अदिति की कार जैसे ही हवेली के गेट के पास रुकी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी कमर झुकी हुई थी और आंखें गहरी झुर्रियों में धंसी थीं, तेजी से बाहर आया। मालकिन, आप आ गईं। उसकी आवाज में सम्मान था या भय, अदिति समझ नहीं पाई। यह राघव था, हवेली का पुराना रखवाला। राघव, मैं अदिति हूं। उसने अपने हाथ में पकड़े एक पुराने लिफाफे को हवा में हल्का सा लहराया। राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसने कोई भूला हुआ अतीत देख लिया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा में एक पुरानी सी गंध घुल गई, चंदन, पुरानी किताबों और न जाने कितने सालों से बंद दरवाजों की। कमरा एक कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जिसे धूल और अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया था। अगले कुछ दिन अदिति ने हवेली के हर कोने को टटोला। पुरानी अलमारियों में, टूटी संदूकों में उसे गायत्री देवी की जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े मिले, रेशमी साड़ियां, चांदी के जेवर और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा जिसमें पुरानी तस्वीरें और कुछ हाथ से लिखे पत्र थे। एक तस्वीर में गायत्री देवी एक युवा, तेजस्वी महिला के रूप में खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो विद्रोह और दृढ़ता का मिश्रण थी। दूसरी तस्वीर में वे थोड़ी बूढ़ी, लेकिन उतनी ही गंभीर दिख रही थीं। उनकी एक हाथ में एक किताब थी और दूसरी हाथ में एक गुलाब का फूल। पत्रों में प्रेम की नहीं, बल्कि संघर्ष की कहानियां थीं। एक पत्र में उन्होंने किसी प्रताप को लिखा था, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न गंवाना पड़े। ये कौन प्रताप थे? अदिति ने राघव से पूछा। राघव, प्रताप कौन थे? और गायत्री देवी इतनी अकेली क्यों रहती थीं? राघव ने तुरंत अपनी आंखें झुका ली, जैसे उसने कोई अनकहा सच सुन लिया हो। मालकिन, कुछ बातें हैं जो मिट्टी में ही दबी रहें तो अच्छा है। उसकी प्रतिक्रिया ने अदिति की जिज्ञासा और बढ़ा दी। राघव की चुप्पी एक गहरे राज का प्रतीक थी। एक रात जब हवेली की हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी, अदिति को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, इससे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी, हवेली के पिछले हिस्से में, जिसे राघव ने बंद कहा था। अदिति ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके उस ओर बढ़ी। जंग लगे दरवाजे की कुंडी पर सदियों की धूल जमी थी। कुंडी खोलने पर दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था और बीच में एक झूले पर एक छोटी लड़की की तस्वीर झूल रही थी। तस्वीर पर ताजे फूलों की एक माला थी। अदिति का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बच्ची कौन थी? राघव ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। तस्वीर के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी, उसके ऊपर गायत्री देवी का नाम खुदा था। डायरी के पहले कुछ पन्ने गायत्री देवी के बचपन की खुशियों से भरे थे, लेकिन फिर एक दिन लहजा बदल गया। प्रताप ने मुझे धोखा दिया। हमारा प्यार, हमारा बच्चा। शब्द मिटे हुए थे, जैसे आंसुओं ने उन्हें धो दिया हो। अदिति ने पूरी डायरी पढ़ी। गायत्री देवी एक जमींदार की बेटी थीं, जिन्हें गांव के एक साधारण लड़के प्रताप से प्यार हो गया था। यह प्रेम समाज के नियमों के विरुद्ध था। उन्हें पता चला कि वे गर्भवती हैं, तो प्रताप ने उन्हें छोड़ दिया, या शायद उन्हें छोड़ना पड़ा। गायत्री देवी ने बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने दीपा रखा। समाज के डर से उन्होंने दीपा को इस बंद कमरे में रखा, बाहर की दुनिया से छिपाकर। लेकिन दीपा एक कमजोर बच्ची थी। एक रात जब गांव में हैजा फैला हुआ था, दीपा बीमार पड़ गई। गायत्री देवी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बच्ची को बचा नहीं पाई। डायरी के अंतिम पन्ने पर टूटी हुई लिखावट में सिर्फ एक वाक्य था, मेरी दीपा, मेरा पाप, मिट्टी में दफन। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री देवी की कठोरता, उनकी अकेली जिंदगी का राज अब खुल चुका था। अकेली नहीं थीं, वह एक मां थीं, जिसने अपने बच्चे को खोया था और उस दुख को अपने भीतर सदियों तक दबाए रखा था। अगली सुबह अदिति ने राघव को बुलाया। राघव, दीपा कहाँ दफन है? उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राघव ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में वही भूला हुआ अतीत फिर से तैर आया। मालकिन, हवेली के पीछे वाले आंगन में, उसी गुलाब के पेड़ के नीचे। वे दोनों हवेली के पीछे वाले आंगन में पहुंचे। वहां एक सूखा हुआ गुलाब का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी थीं। राघव ने एक छोटा सा फावड़ा उठाया और धीरे धीरे उस जगह को खोदना शुरू किया। मिट्टी हटते ही एक छोटा सा पत्थर का ताबूत दिखा। उसके ऊपर कुछ भी खुदा नहीं था, बस समय की खामोश गवाही। अदिति ने घुटने टेके
और हल्के हाथों से ताबूत को छुआ। ताबूत के भीतर एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया थी जो पुरानी पड़ चुकी थी, पर उसकी आंखें अभी भी मासूमियत से भरी थीं। उसके बगल में प्रताप का एक पुराना पत्र था जिस पर लिखा था, मुझे माफ कर देना गायत्री, मैं मजबूर था। मैं तुम्हें और दीपा को कभी भूल नहीं पाऊंगा। राघव ने बताया कि प्रताप को गांव के जमींदार गायत्री के पिता ने धमकाकर गांव से भगा दिया था। वह दीपा और गायत्री को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे, भले ही इसके लिए प्रताप को दूर जाना पड़े। तो उसका प्यार नहीं, उसकी मजबूरी थी। अदिति ने हवेली को बेचने का इरादा त्याग दिया। सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक मां के असीम प्रेम, एक बेटी की खामोश याद और एक ऐसे समाज की कठोरता का प्रतीक थी जिसने कई जिंदगियों को अपनी बेड़ियों में जकड़ लिया था। रात में जब हवेली में दीप जल उठे, अदिति ने महसूस किया कि गायत्री देवी की आत्मा अब शांत थी। उसने न केवल एक राज खोजा था, बल्कि अपने भीतर भी एक पुरानी कहानी को जागृत किया था जिसने उसे अपनी जड़ों से जोड़ दिया था। मिट्टी में दबी कहानियां अब हवा में सांस ले रही थीं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।